आसाराम बापू को क्या धर्मांतरण रोकने की सजा मिल रही है? हम किसी को धर्मांतरित करने के लिए नहीं आए, लेकिन जो धर्मांतरित हो गए प्रलोभनों से या इधर उधर किसी षड्यंत्रों के शिकार बन गए और वो घर वापस आते हैं, तो तुम्हें आनंदित होना चाहिए। तभी तुम्हारा भारतवासी कहलाने का अधिकार बनता है। भोले भाले वनवासियों को भ्रमित करके उनका धर्म परिवर्तन करवाना और इस बात को रोकने वाले आसाराम बापू आखिरकार किनकी नजरों में बहुत ज्यादा खटक रहे थे? आसाराम बापू ने सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मां बेटे के इशारे पर साजिश रची गई है। बुखार लगने पर गलत दवाई देकर कह रहे थे कि तुम अपने भगवान का नाम लो और इस दवाई को खा लो, तुम ठीक नहीं हुए, अब तुम येसु का नाम लो और हम जो दवाई दे रहे हैं उसे खाओ, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसे अनेक कारणों के साथ उन्हें मूर्ख बनाया गया और उनका धर्म परिवर्तन भी किया गया। वो रोकने का काम बापू ने किया। हमारे यहाँ सूरत में धर्मपुर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे लोगों ने अस्पताल खोली, फिर गरीब लोग दवा लेने को आए, उसको बुखार हुए तो सी विटामिन की गोली देवे। अब बुखार और सी विटामिन का कोई संबंध नहीं है। फिर बोले अम्बा माँ का नाम लेके खाओ, कृष्ण का नाम लेके, हमारे सब देवी देवताओं का नाम लेके उसको दवाई रोज रोज देवे, कुछ नहीं हुआ। बोले देखो तुम्हारा देव में दम नहीं है, अब हमारा यीशु भगवान को मानो तो बिल्कुल यीशु भगवान की दया होगी तो तुम ठीक हो जाओगे। जिनके सत्संग के अंदर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुद्धा आकर बैठते थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि धर्मांतरण को रोकने वाले बापू के ऊपर एक से बाद एक एलिगेशन लगना आरंभ हुए और आज इतने वर्षों के पश्चात भी बापू जेल के अंदर है और एक बार भी उन्हें किसी भी प्रकार की बेल नहीं दी गई थी। ये कोई साजिश थी या फिर बापू किसी साजिश के शिकार हुए थे? नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आपसे अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आसाराम बापू के बारे में और उनके केस के बारे में। मैंने YouTube के ऊपर कई सारे वीडियो देख लिए, लेकिन कई वीडियो के अंदर केवल एक ही चीज प्रमाणित मिली कि सभी लोगों ने केवल मीडिया के अंदर जो चीजें चलाई गई थी उन कहानियों को वास्तविकता के तौर पर आपके सामने पेश किया और बड़े बड़े व्यूज बटोरे हैं। तो थोड़ा सा समय मुझे भी दे दीजिए। मैं कोई मनगढ़ंत कहानी या मीडिया ट्रायल के अंदर क्या चला ये बताने नहीं आया हूं, अपितु कोर्ट के अंदर जो डॉक्यूमेंटेड फाइल है, विक्टिम ने जो बात कही है, अक्यूज ने जो बात कही है, एविडेंस, विटनेस, इन सारी चीजों को मिलाकर अहमदाबाद और जोधपुर, इन दोनों केसेस को मिलाकर 9000 पन्नों का डॉक्यूमेंट है। उस 9000 पन्नों में से जो जो बात शुरुआती दौर में कही गई थी और उसके बाद मनगढ़ंत कहानियां बनाई गई थी, उन चीजों को ब्रीफ तरीके से आपको बताऊंगा। तो ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है, इसलिए सच सुनने की तैयारी अवश्य रखें। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। आसाराम बापू का पहला केस जोधपुर के जजमेंट की कॉपी के अनुसार विक्टिम ने जो बात कही थी, उस विक्टिम की बात जैसी थी वैसे ही मैं आप लोगों को बताता हूं। विक्टिम ने कहा कि मैं छिंदवाड़ा के गुरुकुल में पढ़ती थी, जिस छिंदवाड़ा के गुरुकुल के अध्यापक थे, यानी कि जिसके संस्थापक थे आसाराम बापू, उसकी तबियत बहुत ज्यादा खराब होने लगी थी। तो वार्डन ने उनसे कहा कि तुम्हारे ऊपर किसी ने काला जादू किया है, भूत प्रेत का साया है, तुम एक काम करो, जाकर तुम बापू से मिलो। वहां की वार्डन ने सीधे ही उसके पेरेंट्स को फोन लगाया, माँ बाप को कॉल करके कि ये बताया कि आपके बेटी के ऊपर शायद किसी प्रकार का काला जादू है, इसीलिए उसकी तबियत खराब रहती है। आप लोग एक काम करिए, आप तीनों एकत्रित होकर बापू के पास मिलने के लिए जाइए। इस बात के ऊपर थोड़ा सा आप लोग गौर कीजिएगा कि वार्डन ने फोन करके ये कहा था माँ बाप को कि आप अपनी बच्ची को लेकर जाए और आप जाकर बापू से मिले। अगले 2 दिन के पश्चात में ही वहां पर छिंदवाड़ा में इनके माँ बाप आते हैं, बच्ची को लेते और शाहजहांपुर चले जाते हैं। एक दिन के पश्चात में जो एक साधक हुआ करते थे, साधक का नाम था शिवा को कॉल किया गया और यह पूछा गया कि बापू कहां पर है। लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो विक्टिम ने कहा कि हमारे माँ बाप को कॉल करके यह बात बताई गई थी, इसे ध्यान से समझना। बाप को बताया गया था, मां को बताया गया था कि आपके बेटी के ऊपर काला जादू है और अपनी बेटी को ले जाकर आप बापू से मिलवाइए। लेकिन आगे चल के ये कहानियां बदलेगी, इसलिए ध्यान से सुनिए। विक्टिम के माँ बाप ने जब साधक शिवा को कॉल किया था तो शिवा ने यह बात बताई कि बापू दिल्ली में उपस्थित है। 4 दिन के पश्चात विक्टिम और उनके माँ बाप एक साथ दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन 4 दिनों का गैप होने के कारण बापू वहां से ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। पुनः एक बार साधक शिवा को कॉल किया जाता है और कॉल करने के बाद पूछा जाता है कि बापू अब कहां मिलेंगे। तो शिवा साधक कहते हैं कि बापू अब जोधपुर के मनाई आश्रम में सत्संग के लिए पहुंचे हैं, आप वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं। अगले ही दिन के पश्चात में विक्टिम और उनके माता पिता एकत्रित आकर मनाई आश्रम में पहुंचते हैं, जहां पर 100 से अधिक संख्या में लोग उपस्थित थे और
और रात में सत्संग सुनने के लिए व्याकुल थे। अब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात यह है कि आश्रम के अंदर में 100 से अधिक लोग ऑलरेडी उपस्थित थे जो बाहर से आए हुए थे बापू को सुनने के लिए, जहां पर विक्टिम और उनके मां बाप दोनों भी मौजूद थे। विक्टिम अपने स्टेटमेंट में आगे ये कहती है कि जैसे ही हम लोग आश्रम पहुंचे तो कुछ समय के पश्चात बापू ने हमें अपने मां और पिता इन दोनों के साथ अपने कुटिया के भीतर में बुलाया, लेकिन कुछ समय के पश्चात ही मेरे पिता कुटिया के बाहर जाकर बैठ जाते हैं और उसे कुछ समय के पश्चात मेरी मां भी कुटिया के बाहर जाकर बैठ जाती है। अगर आप लोग मनाई आश्रम में जाकर देखोगे तो आप लोग उस कुटिया का आकार, उसका साइज देख लोगे और बाहर में 100 से अधिक लोग ऑलरेडी उपस्थित है जो कि सत्संग सुनने वाले हैं। और ये सारा चीज विक्टिम ने अपने स्टेटमेंट के अंदर ऑन रिकॉर्डेड बताया हुआ है। 1.5 घंटे तक बापू कुटिया के भीतर में उस विक्टिम के साथ थे और 1.5 घंटे के पश्चात जब विक्टिम कुटिया से बाहर आई और बाहर मां बैठी हुई थी तो उस विक्टिम ने केवल एक बात कही कि हम यहां से चलते हैं, बापू अच्छे इंसान नहीं है। सबसे बड़ा प्रश्न तो यहां पर यह उपस्थित होता है कि जैसे विक्टिम ने बाहर आकर अपनी मां से यह कहा कि बापू अच्छे इंसान नहीं है, तो 1.5 घंटे अंदर भीतर में क्या हुआ और हमारी बेटी ने ऐसा क्यों कहा, एक बार भी ना माता ने पूछा और ना ही पिता ने पूछा। वो दोनों वहां के बगल वाले रेलवे स्टेशन के पास जो फार्म हाउस था उस फार्म हाउस में जाकर रहते हैं। वहां के फार्म हाउस के बच्चों के साथ उन्हें जाते जाते पैसे देकर जाते हैं, नाश्ता करते हैं और वहां से अपने घर शाहजहांपुर के लिए नहीं निकलते हैं। वो सीधे वहां से जोधपुर पहुंचते हैं, जोधपुर से वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से के बाद वो शाहजहांपुर जाता है। इस भीतर में विक्टिम ने ये बात स्पष्ट रूप से अपने स्टेटमेंट में बताई थी कि इस दरमियान में अब तक मैंने अपने मां बाप को कुछ भी नहीं बताया। 2 दिन का कार्यकाल बीत जाता है और 2 दिन के पश्चात विक्टिम अपने मां बाप को कहती है और ये सारी चीजें बताती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। और गलत होने के पश्चात विक्टिम के मां बाप फोन करते हैं दिल्ली में कि हमें बापू से मिलना है। अब यहां पर कहानियों में ट्विस्ट आना शुरू होता है। विक्टिम के मां बाप और विक्टिम स्वयं दिल्ली जाकर बापू से मिलने का प्रयास करते हैं, लेकिन बापू का सत्संग समाप्त हो चुका होता है और बापू दिल्ली से जा चुके होते हैं। विक्टिम के मां बाप ने यहां पर पहली बार एफआईआर किया, जो कि रामलीला मैदान में 0 एफआईआर किया गया और यहां पर बापू के ऊपर 2 प्रकार के सेक्शन ऐड किए गए। पहला सेक्शन था ह्यूमन ट्रैफिकिंग का और दूसरा सेक्शन था सामूहिक लैंगिक शोषण का। अब ये दोनों सेक्शन ही क्यों लगाए गए, कैसे लगाए गए, इसका उत्तर अगर आप लोग ढूंढने का प्रयास करोगे तो आप लोग 2 चीजों पर गौर करोगे। हम जब लॉ पढ़ते हैं तो हम 2 चीजों के ऊपर फोकस रखते हैं। एक चीज होती है एडमिसिबल और दूसरी होती है एक्सेप्टेबल। एक स्वीकार्य होता है और दूसरा समझ के परे होता है और ये दोनों सेक्शन समझ के परे था। बापू के ऊपर लगाए गए दोनों सेक्शन को जब आप लोग पढ़ने का प्रयास करोगे और समझोगे तो समझ में आएगा कि ये दोनों सेक्शन यहां पर बेबुनियाद साबित हो रहे थे। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि अपने शारीरिक सुख के लिए किसी को आप लोग बाजारू तरीके से लाते हो और उसे बेचते या खरीदते हो। और यहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सेक्शन इसलिए लगाया गया था क्योंकि विक्टिम को बापू के पास भेजने वाली वार्डन थी। इसमें शिवा का नाम भी था क्योंकि शिवा वहां से गाइड कर रहा था। लेकिन ह्यूमन ट्रैफिकिंग कैसे आ सकता है जब विक्टिम को बापू के पास ले जाने वाले उनके स्वयं के मां बाप थे। स्वयं स्टेटमेंट विक्टिम ने यह बात में दी थी कि मेरे मां बाप को कॉल करके वार्डन ने यह बात कही थी कि आप बापू के पास जाए। शिवा को विक्टिम के मां बाप ने कॉल करके पूछा था कि बापू कहां पर है और विक्टिम के मां बाप ही स्वयं बापू के पास अपने बच्ची को लेकर गए थे। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो सेक्शन लगाया गया था वो कैसे आएगा। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की ओर जो है सामूहिक लैंगिक शोषण का। 1 या फिर 2 उससे अधिक लोग जब एकत्रित आकर सामूहिक तरीके से किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं तो उसे लैंगिक शोषण कहा जाता है। अब इसे इंग्लिश में भी आप लोग फिर से सर्च कर लीजिएगा क्योंकि मैं इंग्लिश में वर्ड यूज नहीं कर सकता। अब जाहिर सी बात है कि 2 से अधिक लोग इसमें समाविष्ट कैसे थे। डॉक्यूमेंट के आधार पर कहने का यह अर्थ होता है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप लोग असिस्ट भी करते हो तो उसके लिए आप जिम्मेदार हो, कसूरवार ठहराए जाते हो क्योंकि वार्डन और शिवा इन दोनों का यहां पर असिस्ट पाया गया था। इस वजह से ये एक प्रकार का सामूहिक लैंगिक शोषण का भी अत्याचार बनता है। अब दोनों चीजें लगाई गई थी लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि इन सारी घटनाओं के भीतर में मां बाप का रोल अहमियत नहीं रखता था। सबसे हैरानगी की बात क्या है आप लोग जानते हो। ऑन रिकॉर्डेड विक्टिम की जो स्टेटमेंट है, दिल्ली में जो 0 एफआईआर की गई थी वहां पर कहीं पर भी
छेड़छाड़ के अलावा 376 का उल्लेख नहीं था। केवल एक वर्ड यूज किया गया था, वो था छेड़छाड़। बापू ने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है। लेकिन 164 स्टेटमेंट बिफोर मजिस्ट्रेट जो ये बात कही जाती है, तो आप लोग को 3 जगह पर स्टेटमेंट देनी पड़ती है, 1 बिफोर एनजीओ, 1 बिफोर पुलिस एंड 1 बिफोर मजिस्ट्रेट। अब इन तीनों जगहों पर अगर आप लोग गौर से इनके रिकॉर्ड पढ़ोगे तो स्टेटमेंट में ये उल्लेख है कि कहीं पर भी विक्टिम ने ये बात नहीं कही है कि मेरे साथ 376 हुआ है। विक्टिम ने केवल इतना बात कहा था कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुआ है। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी जो आप लोग सुनते हो कि आसाराम बापू ने ये किया, आसाराम बापू ऐसे हैं वैसे हैं, ये इंप्रूव कहां हुई थी? ये इंप्रूव हुई थी जोधपुर में। मनाई आश्रम से निकलने के पश्चात विक्टिम के मां बाप फार्म हाउस पर रहते हैं और अगले दिन ही अपने घर शाहजहांपुर नहीं जाते हैं, अपितु जोधपुर जाते हैं और के डिफेंस पर ये बात कहते हैं कि उसके माँ बाप मेरे पास उसे लेकर आए थे और बात कही थी कि हमारी बेटी के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, हमें एफआईआर करना है। लेकिन विक्टिम का जो आप लोग 0 एफआईआर में पहली बार स्टेटमेंट सुनोगे और जितने भी स्टेटमेंट उठाकर देखोगे, वहां पर बार बार ये बात कही गई थी कि आश्रम से घर पहुंचने के पश्चात 4 दिन के बाद मैंने अपने माँ बाप को ये सारी चीजें बताई। लेकिन डिफेंस लॉयर तो कह रहा था कि जैसे ही आश्रम से निकले तो अगले ही दिन मेरे पास आ गए थे। यहां पर वो केस करने के लिए स्टोरी मिसमैच होना स्टार्ट हो गई। अब विक्टिम अपने स्टोरी को इंप्रूव करने के लिए ऑल थैंक्स टू डीजीपी लांबा, अब अजय लांबा ने, जिन्होंने एक ही बार में जो दिल्ली से एफआईआर की गई थी, उस दिल्ली की एफआईआर की कॉपी अब तक यहां पर पहुंची नहीं थी और जोधपुर तक ना पहुंचते हुए भी वो सीधे आश्रम जाते हैं, वीडियोग्राफी करते हैं और एक एक चीज की डिटेल बारकाई में वीडियो निकाल कर आगे पब्लिश करते हैं। वो अपने बुक के अंदर भी ये बात स्पष्ट रूप से कहते हैं और अचानक से विक्टिम का एक और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है और विक्टिम को सब कुछ याद आ जाता है। यहां तक कि ये भी पता होता है कि कौन सी जगह पर कूलर रखा गया था, कौन सी जगह पर एसी रखा गया था, कहां पर बापू बैठे थे और कहां पर क्या चीज हुई थी। विक्टिम की स्टोरी इतनी परफेक्ट होना स्टार्ट हुई उस वीडियो को देखने के पश्चात कि उस स्टोरी को सत्य मान लिया गया। अब यहां पर किसी प्रकार के विटनेस को नहीं अपितु स्टेटमेंट को सही माना गया था। अब ये जो आप लोगों ने जोधपुर की कहानी सुनी, ये कोई कहानी नहीं अपितु ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्डेड है। इस वीडियो के अंदर कहे गई ये जो जितनी भी चीजें थी, ये सारी चीजें विक्टिम ने अपने मुंह से कही हुई थी। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से मिसमैच हो रही थी, जिसके अंदर में मुझे कुछ प्रश्न बार बार बाहर निकल कर आ रहे थे। सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आसाराम बापू को उस विक्टिम के साथ कुछ करना ही था तो विक्टिम ऑलरेडी आसाराम बापू के छिंदवाड़ा आश्रम में पढ़ रही थी। बापू को कुछ करना होता तो वो सीधे आश्रम से उस लड़की को अपने पास लेकर आ सकते थे। लेकिन इतना स्टोरी घुमाकर क्यों किया गया? क्यों वार्डन ने आखिरकार उसे कहा कि तुम्हारी तबीयत बार बार खराब होती है, तुम एक काम करो, अपने माँ बाप को फोन करती हूं और तुम अपने माँ बाप के साथ बापू से मिलने के लिए जाओ। वार्डन फोन करती है, माँ बाप फोन करते हैं और माँ बाप के साथ ही विक्टिम जो है वो बापू के पास पहुंचते हैं। अगर विक्टिम के साथ बापू को कुछ करना ही था तो छिंदवाड़ा उनके पास ही था, आश्रम उनके पास ही था और विक्टिम भी उनके पास ही थी। लेकिन इतना कुछ माँ बाप को लेकर करने वाला कोई इंसान मूर्ख ही तो होगा। और ऐसी जगह पर बुलाना जहां पर एक कुटिया, जहां बाहर में 100 से अधिक लोग ऑलरेडी उपस्थित है, जहां मां बाहर में बैठी हुई है, पिता बाहर में बैठे हुए हैं, अगर विक्टिम के साथ कुछ भी किया गया होता तो आवाजें या फिर किसी प्रकार की छेड़छाड़ ज्यादा अधिकतर होती या मात्रा करती तो कोई प्रतिघात करता और प्रतिघात में आवाज भी जाता। 1.5 घंटे अंदर बैठकर कुछ नहीं होता और जाहिर सी बात है कि यह भी एक प्रकार का प्रश्न मार्क खड़ा कर देती है। लेकिन ऑलरेडी ये सारी चीजें इतनी ज्यादा मिसमैच हो चुकी थी कि समझने के बाद समझ में आया कि बहुत सारी चीजें साजिश के शिकार के तहत में की गई थी। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि बापू एक साजिश के शिकार हुए, जिसका जीता जागता प्रमाण है इसके बाद वाला केस जो है अहमदाबाद का केस। अहमदाबाद केस तो हमारे भारत का सबसे खतरनाक केस है और इस केस को हर पुरुष जाति से बचना ही चाहिए, क्योंकि ये ऐसा केस है जिस केस के बारे में आप लोग ना कोई एविडेंस दे सकते हो, ना कोई आप लोग वहां पर विटनेस मौजूद करवा सकते हो, ना ही आप लोग किसी प्रकार के स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा सकते हो। क्योंकि ये केस था, एक विक्टिम आकर कहती है कि मेरे साथ 12 वर्ष पूर्व ये सारी घटना घटित हुई थी। 12 वर्ष पूर्व अचानक से आपकी आयु 50 वर्ष है, 60 वर्ष है, 70 वर्ष है और आपके पिता दादाजी ये अभी अपने उधलती उम्र में और अचानक से कोई लड़की आकर कहे कि कॉलेज के जमाने में, जवानी के समय में 12-13 वर्ष पूर्व ही मेरे साथ इसने ऐसा ऐसा कुछ किया था। और जब आप लोग कहते हो कि कौन सी तारीख को किया गया था तो विक्टिम ये बात बताने में असमर्थ हुई थी कि कौन से वर्ष में हुआ था, कब हुआ था। लेकिन ये विक्टिम बात कहती है कि
मेरे साथ गुरु पूर्णिमा के दिन यह घटना घटित हुई थी। फिर कुछ दिनों के बाद कहती है कि गुरु पूर्णिमा के 2 दिन के पश्चात हुई थी। फिर कुछ दिनों के बाद कहती है कि गुरु पूर्णिमा के 2 दिन पहले हुई थी। अब ये सारी चीजें इतनी ज्यादा मिसमैच हो रखी है और ये सारा जो सारा केस लिया गया था ये केवल और केवल किसी विटनेस या एविडेंस के आधार पर नहीं, स्टेटमेंट के आधार पर दिया गया था। पुरुष जाति को इस बात से बचना चाहिए। और सबसे हैरानगी की बात तो मुझे ये लगी कि उसी लड़की के बहन, सगी बहन ने ये बात कही कि मेरी बहन झूठ बोल रही है। अब ये सगी बहन का स्टेटमेंट है कि मेरी बहन जो बात कह रही है वो झूठ है, लेकिन उस लड़की के स्टेटमेंट को इसलिए स्वीकार कर लिया गया क्योंकि वो आसाराम बापू थे। ये बात मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह रही है। कोर्ट ने ये बात कही कि कोई और होता तो शायद हम विश्वास नहीं करते, जस्ट बिकॉज ये एक फेमस पर्सनैलिटी है और आसाराम बापू के बहुत फॉलोअर्स है, इसीलिए सही कह रही होगी। स्टेटमेंट के आधार पर आसाराम बापू को जेल में ठूस दिया गया और आसाराम बापू को दोषी साबित कर दिया गया। लेकिन उसकी रियल सिस्टर जब कह रही है कि उसकी बहन झूठ बोल रही है, ये तो प्रवचनकार है, ये स्वयं गुरुकुल में रहती है और इसको हम लोग कहते हैं कि हमारे घर आ जा, तो ये नहीं रहती है, ये गुरुकुल में ही रह रही थी। अब ऐसा क्यों? अच्छा खासा फेम, अच्छा खासा पैसा, सब कुछ कमाने के पश्चात अचानक से लड़की को याद आया कि मेरे 12 वर्ष पूर्व ही मेरे साथ कुछ हुआ था, लेकिन कोई प्रमाण नहीं, कोई एविडेंस नहीं, केवल स्टेटमेंट। भारत की न्याय व्यवस्था कितनी ज्यादा सुंदर है ये तो आप लोगों से और मुझसे छुपा नहीं है। हम लोग जानते हैं कि भारत की न्याय व्यवस्था कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन न्याय व्यवस्था की जहां बात करें तो लड़कों के लिए न्याय कैसा होता है ये आप और हम अच्छे से जानते हैं। दिल्ली के ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर एक लड़का लड़की की बहस हो जाती है और लड़की क्या करती है, लड़की का फोटो निकालकर सोशल मीडिया पर डालकर उसे भर भर के गलियाती है, या यूं कह लीजिए दिल्ली का दरिंदा। याद आया? कुछ नहीं याद आया होगा तो एक बार टेडेक्स के ऊपर या फिर जोश टॉक के ऊपर दिल्ली का दरिंदा सर्च कर लीजिए, उस लड़के की पूरी कहानी आप लोग देख के मिल जाओगे। लड़की ने कैसे झूठ बोला था और किस प्रकार से कहानियां रचाई थी, ये सारी चीजें साबित हो जाती है। लेकिन उस लड़के की जिंदगी बर्बाद करने वाले उस लड़की को क्या सजा मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी, छूट जाएगी। केवल स्टेटमेंट के आधार पर ये सारी चीजें की गई थी, स्टेटमेंट के आधार पर, यानी कि एक लड़की की केवल कहने मात्र की देरी है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके बाद आपकी धज्जियां उड़ जाएगी, आपके चरित्र को हनन कर दिया जाएगा। उस दिल्ली का दरिंदा ये टैग उसे दे दिया गया, उस टैग के साथ वो व्यक्ति आज भी जी रहा है और कितने लोगों तक वो अपनी कहानी पहुंचा पाएगा, कितने लोगों को सच सुना पाएगा। लोगों की उठती नजरें आज भी उस लड़के को दिल्ली का दरिंदा मानकर चलती है। उस लड़के के साथ उसके माँ बाप ने बात करना बंद कर दिया था, उसके रिश्तेदारों ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया था, उसकी जॉब छूट चुकी थी, उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी थी। लेकिन जब वो छूट कर बाहर आया तो सब लोगों ने जोर से तालियां पीटी। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने उस लड़की का उस समय में समर्थन किया था। मैं ये नहीं कहता कि लड़का हर बार सही होता है या लड़की हर बार गलत होती है, लेकिन यहां पर यह भी सत्य है कि हर लड़का किसी के ऊपर लांछन लगाने के बाद तुरंत दोषी हो जाता है। इसीलिए ये दोनों चीजें आप लोग एक बार किसी भी लॉयर के पास जाकर पूछिए कि 9000 पन्नों का जो डॉक्यूमेंट है इस केस को पढ़े और केवल स्टेटमेंट के आधार पर अहमदाबाद केस के अंदर अटकाने वाले और स्टेटमेंट मिसमैच होने के बावजूद भी जस्ट बिकॉज ही वाज अ फेमस पर्सनालिटी उन्हें अंदर ठूसने वाले और पिछले इतने वर्षों से उन्हें आज तक एक बार भी बेल क्यों नहीं मिला, ये प्रश्न करने वाले सही क्या और गलत क्या, इसका उत्तर अवश्य ढूंढिएगा। लॉकडाउन में बड़े होने वाले बच्चे ये बात भूल जाते हैं कि देश न्याय नीतिमत्ता के साथ चलता है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाने से पहले उसकी सत्यता को जानना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि उन व्यक्ति ने आपके लिए अपना जीवन समर्पित करके मातृ पितृ पूजन दिवस ये 14 फरवरी को मनाना शुरू किया और 25 दिसंबर को जो आप लोग लाल जोकर बनकर घूम रहे थे उस समय में आप लोग को तुलसी पूजन दिवस की शुभकामनाएं देना सिखाया। तो इस व्यक्ति के बारे में जितना हो सके उतना ज्यादा वीडियो बनाए और समझाए लोगों की कि आखिरकार सत्य क्या है और असत्य क्या है। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए सनातनियों जय सनातन।